एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे शिशुनाग और नंद वंश की, जो कि एंशियंट इंडिया और एंशियंट बिहार दोनों हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मगध एम्पायर अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री को उतनी तरजीह देते नहीं हैं, उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, जिसके कारण कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में फंसे रह जाते हैं। और जब एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं तो वो उसे मिस आउट कर जाते हैं, उसे सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि वहाँ पर उनके मार्क्स कम आते हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण नुकसान उन्हीं का होता है। और यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती करते हैं। तो ये हमारा 5th सेशन है, जो कि शिशुनाग और नंदवंश से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो शिशुनाग, नाग डायनेस्टी की इसने मतलब कि स्थापना की थी, ठीक है। शिशुनाग ने एंड किया था हर्यंका डायनेस्टी के रूल को। नाग दशक, जो कि हम लोगों ने देखा था, लास्ट रूलर था, और यहाँ पर उसका खात्मा करके शिशुनाग ने यहाँ पर हर्यंका डायनेस्टी का एंड किया और नाग डायनेस्टी का स्थापना की। लेकिन उसके साथ ही इसने क्या किया कि जो कैपिटल सिटी थी अभी तक, जो पाटलिपुत्र में थी, उसे यहाँ से शिफ्ट करके नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर उत्तर की ओर ले गए, वहाँ पर वैशाली में। और वैशाली में इन्होंने मगध एम्पायर की राजधानी स्थापित की, और यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा बढ़ाया मगध साम्राज्य को। यहाँ पर जो एक्सटेंशन की पॉलिसी, जो मगध एम्पायर का वर्चस्व कायम करने की पॉलिसी चल रही थी, चाहे तो वो आपके मैरिज अलायंस के थ्रू हो या वॉर के थ्रू हो, तो इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ाया यहाँ पर शिशुनाग ने। हालांकि शिशुनाग ने मैरिज अलायंस ज़्यादा नहीं किए ही नहीं कायदे से। इन्होंने बस ध्यान इस चीज़ पर दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉर के थ्रू, लड़ाई के थ्रू अलग अलग राज्यों पर कब्जा करना है और अपना साम्राज्य बढ़ाना है, ठीक है। और इसी क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने हराया अवंती को। अवंती के साथ देखेंगे कि हम लोग लास्ट 100 साल तक यहाँ पर चला आ रहा था लड़ाई। अजातशत्रु ने भी ट्राई किया, वो भी नहीं सका। बिंबिसार के साथ भी हुआ, वो भी नहीं हो सका। और बाद में वहाँ पर उन लोगों के साथ ही इन लोगों ने ट्रीटी साइन कर ली थी अपनी अलायंस की, फ्रेंडशिप की। लेकिन इसी अवंती को हराया यहाँ पे शिशुनाग ने, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था शिशुनाग का, कि जो उतने समय से, उतने लंबे समय से एक राइवली चली आ रही थी, एक वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी, वो ख़त्म हो पाई शिशुनाग के द्वारा। और यहाँ पर इसके साथ साथ शिशुनाग ने जीता वत्सा एम्पायर को। वत्स एम्पायर जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में एक वत्सा भी था, जो आज की तारीख में इलाहाबाद का रीजन है, उसके आसपास था, और उसे जीता, उसे भी मिला लिया मगध एम्पायर में। प्लस क्या था कि कौशल के साथ हमने देखा कि टाइम एंड अगेन मगध के राजाओं का मैरिज अलायंस रहा था, और उसके कारण वहाँ पर वेस्टर्न साइड में मगध एम्पायर के हमला नहीं कर रहे थे ये लोग कौशल पर। लेकिन शिशुनाग के साथ वैसी कोई कंडीशन थी नहीं, तो शिशुनाग ने वहाँ पर हमला किया कौशल पर, और उसे भी मिला लिया मगध एम्पायर में। तो धीरे धीरे देखेंगे कि मगध एम्पायर बड़ा होता चला गया, उसका वर्चस्व बढ़ता चला गया, और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के कारण उनकी रेवेन्यू, उनकी आमदनी बढ़ती चली गई टैक्स के कारण। और भैया पैसा आएगा तो ताकत भी बढ़ेगी। सीधा सा फंडा है दुनिया का कि अगर आपके पास ताकत है तो पैसे आ जाएंगे, और अगर पैसा है तो ताकत आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ताकत के बलबूते वत्सा और कौशल पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। साम्राज्य स्थापित हुआ तो वहाँ से आमदनी बढ़ी और इनकी ताकत और बढ़ गई, और बढ़ गई ताकत। तो अब देखेंगे कि आगे इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो शिशुनाग का सक्सेसर था, उसका उत्तराधिकारी था कालाकोस। ये दूसरा राजा था, सेकंड था।
जो कि यहाँ पर बना साम्राज्य का राजा मगध एम्पायर का। और इसी ने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम एंड अगेन ये चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे जेपीएससी की हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम में, कि बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल 4 हुए थे। तो यहाँ पर हमेशा ये चीज़ें आती है कि कौन कौन कहाँ हुए थे और कब हुए थे या किसके सानिध्य में हुए थे। तो कालाकोस ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बुद्धिस्ट संगोष्ठी करवाई थी यहाँ पर, और इसी में यहाँ पर ये वैशाली में की गई थी। ठीक है, बाकी के 4 के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर की जब हमारी सीरीज चलेगी तब। लेकिन यहाँ पर अभी मगध के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें नाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें नाग डायनेस्टी के ही राजा कालाकोस ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया था, यहाँ पर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कालाकोस उतना एबल रूलर था नहीं, उतनी ज़्यादा उसमें क्षमता थी नहीं कि वो लंबे समय तक राज कर सके। इसीलिए उसका राज का समय जो था वो बहुत ही छोटा रहा, और यहाँ पर उसे हराकर, उसे मार कर यहाँ पर साम्राज्य हथिया लिया महापद्मनंदा ने। ठीक है, और ये महापद्मनंदा जो था ये बहुत ही मतलब एबल रूलर था, एक एबल जनरल था। ठीक है, और बहुत ही मतलब आक्रामक टाइप का आदमी था। तो इसने स्थापना की नंद डायनेस्टी की, महापद्मनंदा ने। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, और इसके बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि ये लोअर क्लास से बिलोंग करता था। ठीक है, तो यहाँ पर कहना ये है कि शिशुनाग का संबंध एक शूद्र नारी के साथ था और उससे उत्पन्न हुआ महापद्मनंदा। इसीलिए कहा जाता है कि महापद्मनंदा जो था वो लोअर क्लास का था, शूद्र से उत्पन्न था। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो थी ना, महापद्मनंदा को बहुत चुभती थी। और लीगली अगर देखा जाए तो महापद्मनंदा अपने आप को शिशुनाग का बेटा मानने के कारण, होने के कारण अपने आप को उत्तराधिकारी भी समझता था, और इसीलिए अपना हक पाने के लिए कि भाई उसी के बेटे हम भी हैं, राजा के बेटे हम भी हैं, माता कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, अधिकार तो मेरा भी बनता है। इसी बात पर शिशुनाग के बेटे महापद्मनंदा ने शिशुनाग के दूसरे बेटे कालाकोस को मारा, खत्म किया उसे, और अपना साम्राज्य स्थापित किया मगध पे। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब क्रूएल टायरानिकल टाइप आदमी था, मतलब एकदम आक्रोशित रहता था हमेशा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसने मगध एम्पायर को और भी बढ़ाया, और इतना मतलब कि ये कहा जाता है कि मगध एम्पायर में मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने से पहले मौर्यों के अलावा अगर सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से किसी ने फैलाया मगध एम्पायर को तो वो महापद्मनंदा ही था। सबसे ज़्यादा दूरी तक इसने फैलाया था मगध एम्पायर के वर्चस्व को, सबसे बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में था। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के पहले तक में, और इससे बड़ा साम्राज्य सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी ने ही यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, और इसने बहुत सारे टाइटल खुद को ही दे रखे थे। बेसिकली क्या था कि लोग कहते थे कि ये शूद्र से उत्पन्न है तो लोअर क्लास का है, इसको मतलब क्षत्रिय मानते नहीं थे, बहुत सारे इश्यूज थे। तो अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने पोजीशन को, अपने जगह को सही तरीके से समाज में बनाने के लिए और लोगों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, इस चीज़ को तय करने के लिए इसने बहुत सारे टाइटल एक्वायर किए थे, खुद को ही बहुत सारे उपाधियाँ दी रखी थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण उपाधि थी एकारट, और एकारट का मतलब होता है सोल सोवरिन। एक वही है जो कि राज्य करने का अधिकारी है, सब कुछ उसके अधीन है। तो ये एक चीज़ उसने दे रखी थी। दूसरी उपाधि उसने क्या दे रखी थी, सर्व क्षत्रांतक। क्षत्रियों से स्पेशल दुश्मनी थी इसकी, तो इसने एक और उपाधि खुद को दे रखी थी, सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियास। बहुत डेंजरस उपाधि है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसने खुद को दे रखी थी, अपने आप को उपाधि, और काम भी कुछ ऐसे ही करता था। ठीक है,
और यहाँ पर देखने वाली बात एक है कि मगध एम्पायर का और कलिंगा का हमेशा से ही एक टग ऑफ वार चलता आया है, वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। और उसी में यहाँ पर इसने क्या किया था कि कलिंगा पर आधिपत्य अपना स्थापित किया था। यहाँ पर कलिंगा को हराया इसने और वहाँ कलिंगा को इसने अपने कब्जे में लिया। प्लस क्या हुआ कि कौशल में देखिए, कभी भी होगा ना कि आप बहुत बड़ा राज्य अगर एक कंट्रोल कर रहे हैं, आपका साम्राज्य बहुत बड़ा है और आप अगर वहाँ पर सेंटर से हटकर कहीं पर किसी रीजन में लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध में वहाँ पर इंगेज हैं, तो पता चलेगा दूसरे छोर पे वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर रिबेलियन कर रहे हैं, वहाँ पर क्रांतिकारी कर देते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, कह के लेंगे आज़ादी वाला हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कौशल में हुई। कौशल तो पहले से ही मतलब हर्यंका डायनेस्टी तक हम लोगों ने देखा कि एक स्वतंत्र साम्राज्य था, उस पर इसने अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये कलिंगा की तरफ इधर व्यस्त थे तो वहाँ पर कौशल में क्रांति शुरू हो गई कि हमें अलग होना है। तो ये जो रिबेलियन हुआ इसे फिर सप्रेस किया, वहाँ पर पहुँचे इन्होंने, सप्रेस किया। और ये जो है सो इनका एम्पायर, इनका साम्राज्य देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया पार करके नॉर्थ ऑफ कर्नाटका तक पहुँच चुका था। नॉर्थ ऑफ कर्नाटका तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो कितना बड़ा ये था साम्राज्य इनका, ये देखा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन से थे इसके सक्सेसर बहुत सारे आए, लेकिन लास्ट सक्सेसर जो थे वो था धनानंद, जो कि बहुत ही फेमस भी है चाणक्य की बेइज्जती करने के लिए। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य जो कह लें आप। ठीक है, तो इनकी बेइज्जती करने के लिए, जिसके कारण कि इसका अंत भी हुआ, बहुत फेमस है ये। और यहाँ पर ये जो लास्ट सक्सेसर था ये भी बहुत ही मतलब आतंकवादी टाइप का इंसान था। ठीक है, यहाँ पर ये अपने जनता को, अपने प्रजा को भी बहुत तंग किया करता था। टैक्सेशन सिस्टम बहुत हेवी थी, वहाँ पर सज़ा जो दी जाती थी वो बहुत ही क्रूर हुआ करती थी, एक क्रूर राजा था बहुत ही। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके समय में ही इंडिया पर अटैक हुआ अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का। सिकंदर ने हमला किया यहाँ पर, लेकिन तब तक मगध एम्पायर की आर्मी ऐसी हेवी हो चुकी थी, मगध एम्पायर का वर्चस्व इतना फैल चुका था, आर्मी इतनी मजबूत थी कि वहाँ पर लोग सब जानते थे कि मगध की क्या ताकत है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, बाहर तक भी बातें फैल चुकी थी। और इसी के कारण क्या हुआ कि जब सिकंदर व्यास नदी के तट पर पहुँचा तो उस समय नंद डायनेस्टी की जो रूल थी, धनानंद की जो रूल थी, वो अपने चरम पर थी, सब कुछ एकदम वर्चस्व कायम था। तो इसीलिए यहाँ पर जो सिकंदर है उसकी आर्मी ने ब्यास नदी को क्रॉस करके, पार करके इंडिया एंटर करने से ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि उधर जाएंगे तो वहाँ पर मगध की आर्मी है, क्योंकि इस समय तक मगध का राज्य वेस्टर्न इंडिया तक पहुँच चुका था और उन्हें डर इस बात का था कि वहाँ अगर पहुँचे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तो इस बात का भी इन्हें डर लगा हुआ था। और यहाँ पर धनानंद से क्या था कि इसकी क्रूर साम्राज्य से, इसके क्रूरतम रूल से, ठीक है, इसकी जनता भी परेशान थी। ये अनपॉपुलर हो चुका था, यहाँ पर जनता इसे पसंद नहीं करती थी, जिसके कारण कि जनता भी चाह रही थी कि कब मरे ये, कब निपटे ये, कि हमारी जान छूटे। तो ये वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी और इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य तो फायदा उठाना ही चाहते थे इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, जो राजनीतिक अराजकता यहाँ फैली हुई थी, अस्थिरता यहाँ पर थी, उसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य इस चीज़ का फायदा उठाना चाहता था। सेकंड क्या था कि चाणक्य जो कौटिल्य थे वो पहले से खरवाए हुए थे, इन पे खिसियाए हुए थे कि कब मौका मिले कि इसको हम निपटा दें। और चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया कि चलो भाई, दोनों का मोटिव एक है, दोनों का दुश्मन एक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला हिसाब किताब हो गया। और वहाँ पर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा, हत्या की धनानंद की और पाटलिपुत्र पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो राजा बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर
इसी तरह से नंद डायनेस्टी का खात्मा हुआ और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य वंश की रूल की स्थापना की मगध एम्पायर में, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जिसके कारण कि मगध जो है, देखेंगे कि वंश तो बदलते हैं, ठीक है, हर्यंक का वंश, शुंगा, नंदा, अब मौर्य आ गए, फिर उसके बाद और भी आएंगे। तो हमने बार बार देखा ये कि राजा बदल रहे हैं, वंश बदल रहे हैं, लेकिन साम्राज्य वही है, मगध साम्राज्य है। तो कुछ तो ऐसा कारण होगा, कुछ तो ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी, बाकी सारी रिसोर्सेज के कारण होंगे, कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण कि मौर्य हो या हर्यंका हो या शुंगा हो या नंद हो, इस लोकेशन पर राज्य करने वाला जो वंश रहता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर वंश नहीं, वो रीजन शक्तिशाली है, वो जगह शक्तिशाली है। वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण कि यहाँ पर राज करने वाला, मगध रीजन में राज करने वाला राजा हमेशा शक्तिशाली होता है, उसका वर्चस्व होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या थी कि आयरन की उपलब्धि यहाँ पर थी, ठीक है। लोहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध था। हम लोग अगर देखें छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है, पठारी क्षेत्र, तो यहाँ पर आयरन ओर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में लोहा उपलब्ध है। तो ये लोग क्या करते थे इस रीजन में, यहाँ से लोहे का इस्तेमाल करते थे अलग अलग तरह के हथियार बनाने में, खेती के चीज़ों के इस्तेमाल में, उपकरण बनाने में, सारी चीज़ों में। और लोहा एक बहुत मजबूत धातु होता है, तो इसके कारण क्या होते थे कि इनके हथियार मजबूत होते थे, खेती अच्छी होती थी, तो रेवेन्यू अच्छा आता था, इनकम अच्छी थी, पैसे मिल रहे हैं, बड़ी आर्मी को सस्टेन कर सकते हैं, हथियार मजबूत बन रहे हैं, अलग अलग तरह के उपकरण बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण, आयरन ओर के माइंस होने के कारण तो एक शक्तिशाली हो गया था मगध बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पर इनोवेशन भी चलता रहता था, ठीक है, R&D भी था, इनका अपना DRDO था। तो आप लोगों ने बाहुबली मूवी बहुत सारे लोगों ने, क्या लगभग लोगों ने देखी ही होगी, उसमें देखा होगा कि एक वो मशीन थी जिससे ऐसे उछला के वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, ठीक है, उसका मेंशन यहाँ पर मिलता है। तो देखिए फिक्शन जो होता है ना, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो बाहुबली का फिक्शन भी है वो रियलिटी से इंस्पायर्ड है। और वो क्या रियलिटी है, महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक का मतलब है बड़े पत्थरों को फेंकने वाला। तो ये जो पत्थर जो फेंक रहे थे ना गोले वाले बाहुबली में, वो यही हथियार था, महाशिलाकंटक, जिसका की डेवलपमेंट, जिसका की इनोवेशन मगध एम्पायर में हुआ था। और मगध एम्पायर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था कौन, तो भाई कौटिल्य, चाणक्य जो कह ले, ठीक है। तो ये थी। दूसरा हथियार इनका क्या था, रथ मूसल, जो भल्लाल देव लेके चलता था ना, ऐसी चक्री चल रही है सामने और लोग मारे जा रहे हैं, एकदम खच 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 कट रहा है, तो वो ये था रथ मूसल। तो ये ऐसे ऐसे इनोवेशन कर रहे थे, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के वेपन बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन किया जा सके सामने वाली सेना में, ठीक है, पैनिक फैलाया जा सके। और इसके कारण भी मगध एम्पायर का वर्चस्व बढ़ता जाता था। तीसरी चीज़ क्या थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात अगर करें तो गंगा प्लेन्स में रहने के कारण मगध एम्पायर की रेवेन्यू बहुत अच्छी थी, टैक्स बहुत अच्छा कलेक्ट होता था। क्यों, एग्रीकल्चर बहुत फ्लोरिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कृषि होती थी, अच्छी उपज होती थी, अच्छा टैक्सेशन आता था। तो उसके कारण, क्योंकि देखिए जो पूरी गंगा प्लेन्स में ही मगध एम्पायर लोकेटेड थी, ठीक है, फ्लड प्लेन्स वाला रीजन था, अच्छी जलोढ़ मिट्टी थी, इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी थी, तो इसके कारण यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, और उसके कारण रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा था। एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन वो हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि मगध की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, उससे जल दुर्ग कहा जाता था, ठीक है, वाटर साइटाडेल। जल दुर्ग किस लिए कहा जाता था, क्योंकि वो जगह चारों तरफ से अगर देखें
तो नदियों से घिरा हुआ है, तो हर तरफ से वो सुरक्षित था, क्योंकि हमला करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर गंगा, गंडक, पुनपुन, सोन, ये सारी नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, 4 नदियों 5 नदियों, उसके कारण वो एक जल दुर्ग बना हुआ था। ये एक अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, जो कि टैक्टफुली भी अगर देखें, मिलिट्रीली भी देखें, तो बहुत सिक्योर बनाती थी, बहुत सुरक्षित बनाती थी कि बाहर से हमला होना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर, और इसी के कारण पाटलिपुत्र पे हमला करना बड़ा मुश्किल काम था। तीसरी चीज़ क्या थी? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब चारों तरफ से नदियों से जुड़ा हुआ होने के कारण वहाँ से कहीं भी मूव करना, चाहे मगध को अपनी आर्मी मूव करनी हो या टैक्स में कलेक्ट किया हुआ ग्रेन्स वगैरह बाकी चीज़ें हो, कुछ भी कारण से वहाँ पर मूवमेंट अगर करना हो, तो नदियों के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वो आसानी से कहीं भी दूर दराज के क्षेत्र तक भी पहुँच सकते थे। ठीक है, तो ये एक तीसरा फैक्टर हो जाता था। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी, और वो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती थी, और इसके उत्कर्ष में, मगध एम्पायर के उत्कर्ष में ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन कहीं पर भी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, तो एक आप लोग किताब पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट डी कपलान का है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। इस राइटर की ये किताब पढ़ें, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, फिर पता चलेगा कि ज्योग्राफी जो है ना, किस तरह से कहीं के भी हिस्ट्री को और वहाँ की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो बहुत क्लियर कट वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या थी कि इस समय तक आते आते ट्रेड इकोनॉमी डेवलप होनी चालू हो गई थी, ट्रेड होना चालू हो गया था दूसरे दूसरे रीजन्स में। अब वो ट्रेड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स में भी होता था, ठीक है, उसके बाद ग्रेन्स में भी होता था, तो बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड चालू हो गया था। वहाँ से भी अच्छी खासी रेवेन्यू टैक्सेशन के थ्रू जनरेट हो रही थी। मगध एम्पायर के लिए अच्छा खासा उन्हें पैसा मिल रहा था, उससे भी ये लोग अपनी आर्मी वहाँ पर खड़ी कर सकते थे। उसके बाद जो यहाँ पर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जंगल थे, वहाँ से इन्हें अच्छी खासी सप्लाई मिलती थी हाथी की, और इन हाथियों के बलबूते युद्ध में इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी थी अपोजिशन के खेमे में, विरोधी खेमे में, क्योंकि हाथियों को ये तरीके से इस्तेमाल करते थे युद्ध में एकदम। ठीक है, और ये इनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो गई, जो इसका कि सप्लाई भी एबंडेंट था, बहुत ज़्यादा था, तो ये एक अलग चीज़ हो गई इनके लिए हेल्पफुल। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सारी चीज़ें अगर हो लेकिन लीडरशिप अच्छी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप बहुत बड़ी फैक्टर होती है कहीं पे भी किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए और किसी भी साम्राज्य के उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए। और यही चीज़ यहाँ पर थी कि जितने भी राजा हुए मगध एम्पायर के, वो बहुत ही काबिल लोग थे, डिसीजन मेकिंग अच्छी थी, लीडरशिप अच्छी थी। बिंबिसार की बात करें तो वो 15 साल की उम्र से ही साम्राज्य संभाल रहा था, तो ये सारी चीज़ें। अजातशत्रु की बात करें तो वो भी एकदम वैसा ही डेंजरस आदमी था। तो इन सब चीज़ों के कारण प्लस लीडरशिप के कारण भी यहाँ पर मगध एम्पायर जो है इतना शक्तिशाली बना, इतना डेवलप किया और उसका विस्तार इतना ज़्यादा हो पाया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री शुंग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी की। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में पूरा, तो अगला क्लास भी मिस न करें। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जनरल स्टडीज़ की फाउंडेशन कोर्स 2023 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अनाउंस कर दी गई है। 28 मार्च से क्लासेस चालू हो रहे हैं, 2022 से 23 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, मॉर्निंग की बैच है सुबह 8 बजे की, और ये कंप्लीट प्रीलिम्स कम्स मेंस बैच है जिसमें फुल सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। ऑफलाइन बैच है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ऑनलाइन में बैच है या नहीं है, तो ऑनलाइन बैच में भी चालू होने वाला है, थोड़ा टाइम है उसमें, वो भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को
एंड तक पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, और बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉल करें, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी भी दी गई है, किसी तरह से आप लोगों को अगर मेल आईडी के माध्यम से ही कांटेक्ट करना हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है, और डिटेल सिलेबस और पूरा शेड्यूल अगर चाहिए आपको कि किस तरह से पढ़ाई क्या होगी, कितना शेड्यूल है, सिलेबस है, कुछ भी चीज़ें अगर जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।